हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 17 जनवरी और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं भार्गवास्त्र ड्रोन। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आपने देखा होगा कि हाल ही में आईएमडी काफी चर्चा में रहा है क्योंकि इसने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाया है। इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन है उसको लेकर के काफी चर्चा में रही है। देन 26 रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट कौन होगा ये देखेंगे। साथ ही 2026 को एज अ डुअल ईयर घोषित किया गया है ये देखेंगे। और एट्थ पे कमीशन के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन्ड टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं भार्गवास्त्र, अग्नि, वायु या फिर शरयू। आपको बताना है भारत की पहली जो स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका नाम है भार्गवास्त्र। आप देख सकते हैं, India has successfully tested the Bhargavastra, its first micro missile system to counter swarm drones. And it is designed to counter the threat of swarm drones, and it was developed by the Economic Explosives Limited. So this drone detects small flying machines over 6 km and hits target over 2.5 km. It uses guided micro munitions and can fire more than 64 micro missiles simultaneously. The system operates in all terrain, including high altitude areas. So it fulfills Army air defense requirements, marking India's first counter drone system with micro missiles. इसके साथ ही हमने स्वाम ड्रोन के बारे में अभी पढ़ा। तो स्वाम का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ reconfigured module. So swarm drones are typically consist of multiple drones working in coordination, communicating with one another and sharing information to achieve a common objective. इसके साथ ही भार्गवास्त्र मिशन आपने देखा, भार्गवास्त्र मिसाइल के बारे में जो कि एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। इसको हाल ही में गोपालपुर जो सीवाड़ फायरिंग रेंज है वहां पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और ये गोपालपुर स्थित है ओडिशा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, IMD operates under the Ministry of Earth Sciences. Second, it is the only Indian agency responsible for satellite-based weather data collection. And third, IMD provides real-time weather data to various sectors including aviation and shipping. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि IMD से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। IMD is an Indian agency of the Ministry of Earth Sciences and it is the principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इट ऑपरेट्स 100 ऑफ द ऑब्जर्वेशन स्टेशंस अक्रॉस इंडिया एंड अंटार्कटिका। इसके साथ ही आईएमडी के 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि स्थित हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में।
It has the responsibility for forecasting, naming, and distribution of warnings for tropical cyclone in the northern Indian Ocean region, including Malacca Strait, the Bay of Bengal, Arabian Sea, and Persian Gulf. तो अभी हाल ही में आईएमडी काफी चर्चा में रहा क्योंकि इसने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाया है। आईएमडी को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। आपने देखा कि ये वर्क करता है एज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसके वर्क की बात करें तो इसका रोल होता है टू टेक मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोवाइड करंट एंड फॉरकास्ट मेटेरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशंस ऑफ वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज, जिनमें शामिल हैं एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। इसके साथ ही ये वार्न करता है कई जो सीवियर वेदर फेनोमेना होते हैं उनके अगेंस्ट, जिनमें शामिल हैं डस्ट स्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हीट वेव्स, हैवी रेन्स एंड स्नो एक्सेट्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What recent changes has been made to the selection process for the Chief Election Commissioner under the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act 2023? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 है उसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चयन प्रक्रिया है उसमें हाल ही में क्या बदलाव किया गया है। आपके स्टेटमेंट्स हैं A 5-person panel will now be proposed by the search committee for selecting the chief election commissioner. And second, the selection committee will consist of the Prime Minister, a Union Cabinet Minister, and the leader of opposition or leader of the largest opposition party in Lok Sabha. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है इस चयन प्रक्रिया के लिए जो बदलाव किए गए हैं उनसे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। अंडर द न्यू लॉ, a search committee chaired by the law minister will prepare a panel of 5 names for the selection committee. And the selection committee comprises the prime minister, a cabinet minister, and the leader of opposition in the Lok Sabha. And it can either select from this panel or consider candidates from outside the election commission. अभी हाल ही में राजीव कुमार हैं करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर and he will demit office on 18th of February with Gyanesh Kumar and Sukhveer Singh Sandhu serving as election commissioners. अभी जो न्यू ये पॉलिसी लाई गई इसके तहत ये होगा that the new process could allow outsiders to be considered for the role of chief election commissioner, marking a significant shift. In March 2023, the court ruled that the appointment should be done by the president on the advice of the committee comprising prime minister, leader of opposition and CGI. एंड देन इन न्यू लॉ जो कि पास हुआ है दिसंबर 2023 को, यहाँ पर सीजीआई को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द सिलेक्शन कमिटी विच हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स एंड विल बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन February 2025। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will be the chief guest at the India's 76th Republic Day celebration in 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर या फिर यूके प्राइम मिनिस्टर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 76
जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा उसमें चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं Indonesian President Prabowo Subianto will visit India from January 25th to 26th, marking his first visit to the country as president. And he will be the chief guest at India's 76th Republic Day celebration on January 26, 2025, as announced by the Ministry of External Affairs. So the trip will provide an opportunity for both countries' leadership to review bilateral ties and discuss regional and global issues of mutual interest. सो इंडोनेशिया की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं एंड इट इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया बिटवीन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन and it consists of over 17,000 islands including Sumatra, Java, Sulawesi and parts of Borneo and New Guinea. So Indonesia is the world's largest archipelagic state and the 14th largest country by the area. And also Indonesia is the world's fourth most populous country and the most populous Muslim majority country. इसके साथ ही इंडोनेशिया का जो मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है वो है जावा आइलैंड। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries will celebrate the year 2026 as a dual year focusing on culture, tourism and AI collaboration? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन से दो देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड स्पेन, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जर्मनी या फिर इंडिया एंड फ्रांस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो 2026 है उसको दोहरे वर्ष के रूप में मनाएगा भारत और स्पेन। आप देख सकते हैं India and Spain will celebrate 2026 as dual year focusing on culture, tourism and artificial intelligence as announced by External Affairs Minister S. Jaishankar during his official visit to Spain. He also emphasized the growing potential of India-Spain relations, highlighting the Indian diaspora's role in strengthening bilateral ties and contributing to Spain's economy and society. सो स्पेन के बारे में बात करें तो ऑफिशियली इसको किंगडम ऑफ स्पेन के नाम से जानते हैं एंड इट इज अ कंट्री इन साउथ वेस्टर्न यूरोप विद टेरिटरीज इन नॉर्थ अफ्रीका and it is the largest country in the southern Europe and the fourth most populous European Union member state. सो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की स्पेनिश। इसके साथ ही अगर हम भारत और स्पेन के संबंधों की बात करें तो इसके राजनयिक संबंध की स्थापना की गई 1956 में। हालांकि इससे पहले भी जो ऐतिहासिक संपर्क हैं वो पहले से भी मौजूद रहे हैं। सो स्पेन जो है वो यूरोपीय संघ में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहां पर ये दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे वो रक्षा का क्षेत्र है, आतंकवाद के विरोधी जो भी कदम है उससे रिलेटेड ये दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साइबर सुरक्षा पर भी ये दोनों एक साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां ये दोनों साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, उनमें शामिल हैं यूनाइटेड नेशंस, G20 एंड ISA। सो आप ध्यान रखेंगे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी सदस्य है। इसके साथ ही अभी हमने इंडोनेशिया के बारे में चर्चा किया था।
सो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडोनेशिया ने हाल ही में ज्वाइन किया है और भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The cabinet approved setting up the 8th Pay Commission to revise the salaries of central government employees and pensioners. So, how many employees and pensioners will be affected by it? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि इस वेतन आयोग से कितने कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। आपके ऑप्शंस हैं 49 लाख एम्प्लॉयज एंड 65 लाख पेंशनर्स, सेकंड 50 लाख एम्प्लॉयज एंड 71 लाख पेंशनर्स, थर्ड 45 लाख एम्प्लॉयज एंड 60 लाख पेंशनर्स, या फिर 66 लाख एम्प्लॉयज एंड 55 लाख पेंशनर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इससे जो लाभ होगा वो कितने लोगों को होगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इससे अफेक्ट होंगे 49 लाख एम्प्लॉयज एंड 65 लाख पेंशनर्स। आप देख सकते हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द 8th पे कमीशन टू रिवाइज सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज, and the implementation will lead to salary increase for employees and the adjustments in dearness allowance. So the 8th pay commission will likely come into force on 1st of January 2026 with its setup expected by 2026. And the decision to set up the commission was made during a meeting chaired by the Prime Minister Narendra Modi. इसके साथ ही 7th पे कमीशन की बात करें तो उसका टर्म एंड होगा 31st ऑफ दिसंबर 2025 को, प्रॉम्प्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द 8th पे कमीशन। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।